अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू अनदर वीडियो लेक्चर। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो एक और कैरेक्टराइजेशन टेक्निक के ऊपर होगा, विच इज़ ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो सबसे पहले आपको अपनी डिस्प्ले के ऊपर जो है वो एक डायग्राम नज़र आ रही होगी, विच इज़ डायग्राम फॉर द ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और डायग्राम जो है वो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से तो खैर बहुत ही ज़्यादा मुख्तलिफ है। तो बेसिकली अगर हम इसकी बेसिक कंस्ट्रक्शन के बारे में बात कर लें तो इसकी कंस्ट्रक्शन में हमारे पास इलेक्ट्रॉन गन, कंडेंसर लेंस मौजूद है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव लेंस और कंडेंसर ऑपरेटर मौजूद हैं। एंड आफ्टर दैट वी हैव ऑब्जेक्टिव ऑपरेटर एंड सेलेक्टेड एरिया ऑपरेटर एंड लास्ट वी हैव इंटरमीडिएट लेंस एंड प्रोजेक्टर लेंस। और सबसे पहले इलेक्ट्रॉन गन का तो रोल आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन गन बेसिकली जो है वो मुझे एक हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम जनरेट करके देती है, जिससे जो है मैं अपने सैंपल के बारे में अच्छी तरह स्टडी कर सकता हूँ। ये तो बात होगी इलेक्ट्रॉन गन की। अब अगर हम बात कर लें कंडेंसर लेंस की, तो क्लास आप लोगों को ना ये फिगर में नज़र आ रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन गन ने जो है वो इलेक्ट्रॉन बीम जनरेट की और बीम जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में या दो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर दी। ठीक है, तो जो कंडेंसर लेंस है इनका बेसिकली क्या काम होता है कि ये इधर तो मैंने दो बीम जो है वो प्रेजेंट की हुई है, लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो बहुत सारी जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो जनरेट होती है। तो कंडेंसर लेंस का जो काम है वो बेसिकली ये है कि ये इन दोनों बीम्स को जो है आपस में कन्वर्ज कर सकता है या फिर पैरेलल भी मूव करा सकता है। ये चीज़ जो है वो कंट्रोल की जा सकती है विद द हेल्प ऑफ कंडेंसर लेंस। कंडेंसर लेंस की ज्योमेट्री अगर हम चेंज करें तो हम जो हमारी इलेक्ट्रॉन बीम है उसकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अब बीम्स को जो है वो आपस में कन्वर्ज कर दिया। कन्वर्ज के का मतलब होता है कि इकट्ठा कर दिया, जैसे हम कन्वर्जिंग लेंसेज के केस में पढ़ते हैं ऑप्टिक्स में या मैट्रिक की फिजिक्स में। अच्छा, अब कंडेंसर ऑपरेटर का क्या मतलब है? तो बेसिकली कंडेंसर ऑपरेटर जो है वो बेसिकली एक स्मॉल एडजस्टेबल ओपनिंग है इलेक्ट्रॉन बीम के पाथ में। ठीक है, ये वाली, ये दो स्लिट नज़र आ रहे हैं ना, बेसिकली आपको ये कंडेंसर ऑपरेटर कहलाते हैं। और बेसिकली ये करते क्या है, तो बेसिकली ये ना सिर्फ इलेक्ट्रॉन बीम की एंगुलर स्पीड बल्कि इंटेंसिटी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, अब इंटेंसिटी को कैसे कंट्रोल करते हैं? अगर ये जो है वो बहुत थोड़ी सी ओपनिंग है या बहुत कम ओपनिंग होगी in the path for the path of electron beam to pass through it, तो उस केस में क्या होगा मेरे पास कि जो इलेक्ट्रॉन की बीम की स्ट्रेंथ होगी या इलेक्ट्रॉन बीम की जो इंटेंसिटी होगी वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, बहुत ज़्यादा थोड़ी सी हो जाएगी। ठीक है, और अब स्ट्रेंथ कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास इंटेंसिटी भी कम हो जाएगी। इसी तरह अगर ये जो कंडेंसर ऑपरेटर है ये आपस में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे मौजूद है, तो इसका मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो पास कर देगी इनके डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से। और उस केस में जो है मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन बीम की इंटेंसिटी होगी वो बहुत ही ज़्यादा हाई होगी। अच्छा, अब अगर हम बात कर लें कि इनकी यानी कि स्मॉल ओपनिंग के या स्मॉल कंडेंसर ऑपरेटर का फ़ायदा क्या है हमें, अगर हम इसके डिस्टेंस को मिनिमाइज कर देते हैं अप टू वेरी स्मॉल लिमिट, तो उससे हमें क्या फ़ायदा होता है? तो सबसे पहला फ़ायदा हमें क्या होगा, हमारे पास जो बीम है उसकी इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब इंटेंसिटी रिड्यूस होगी इसका मतलब जब वो सैंपल के साथ जाके इंटरेक्ट करेगी तो सैंपल के बहुत थोड़े से एरिया पे जो है वो इलेक्ट्रॉन बीम पास होगी। अब जब एरिया बहुत थोड़ा होगा तो हमारे पास रेजोल्यूशन या क्लैरिटी जिसको हम कहते हैं वो बहुत ज़्यादा आएगी। अच्छा, ये तो सबसे पहली बात होगी, और मैंने हाई रेजोल्यूशन का भी बता दिया कि रेजोल्यूशन ज़्यादा होगा। अच्छा, इसके अलावा
एक और जो फ़ायदा है वो है इंक्रीज़ इन कोहेरेंस, यानी कि इलेक्ट्रॉन बीम के केस में जो है वो कोहेरेंस भी इलेक्ट्रॉन बीम की ज़्यादा हो सकती है विद द हेल्प ऑफ कंडेंसर ऑपरेचर। ज़्यादा हो सकती है या फिर आप कह सकते हैं कि कोहेरेंस मेंटेन कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन बीम की हम विद द हेल्प ऑफ कंडेंसर ऑपरेचर। अगर आप लोगों को कोहेरेंस का कॉन्सेप्ट याद नहीं है इन द टर्म ऑफ वेव्स, तो कोहेरेंस बेसिकली जो है वो एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो कि हम किसी भी वेव के लिए यूज़ करते हैं व्हेन दे हैव कांस्टेंट फेज डिफरेंस, या फिर हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कंसिस्टेंट फेज रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट वेव्स। अगर हमारे पास बहुत सारी वेव्स हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन बीम्स की वेव्स नज़र आ रही हैं, तो इनके दरमियान जो है वो एक कंसिस्टेंट रिलेशनशिप होगा या एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस होगा। तो इस के लिए जो टर्मिनोलॉजी यूज होगी या इस फिनोमेना को हम लोग कोहेरेंस बोलते हैं। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन बीम्स जो हैं वो आपस में इन फेज हैं। अच्छा, अब उसके बाद अगर हम बात कर लें, ये देखिए सैंपल पड़ा है, सैंपल के बिल्कुल सामने जो है वो ऑब्जेक्टिव लेंस मौजूद है। तो ऑब्जेक्टिव लेंस बेसिकली क्या करता है? ऑब्जेक्टिव लेंस जो पहले से आने वाली रेज हैं कंडेंसर लेंस और ऑपरेचर से, जब ये रेज सैंपल से पास होंगी तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव लेंस इन रेज को कन्वर्ज कर लेगा। ठीक है, ये देखें इस पॉइंट पे ऑब्जेक्टिव लेंस ने इस रेज को कन्वर्ज किया। अब कन्वर्ज करने के बाद क्या करेगा? कन्वर्ज करने के बाद एक इनिशियल मैग्नीफाइड इमेज जो है वो बना देगा कंडेंसर लेंस। अब ये वाली इमेज फिलहाल फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे नहीं बनी, लेकिन हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस पे बन चुकी है। अच्छा, अब उसके बाद क्या होगा? अब ऑब्जेक्टिव लेंस के बाद जो है वो ऑब्जेक्टिव ऑपरेचर की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव ऑपरेचर क्या है? अच्छा, इससे पहले ऑब्जेक्टिव ऑपरेचर के रोल पे जाएं। आप लोगों को लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल से बात की थी कि सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन किस तरह से जनरेट होते हैं और क्या जो है किस तरह से मतलब जो है उनका रोल होता है किसी भी इमेज की फॉर्मेशन में थ्रू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो जो हमारी सैम वाला लेक्चर था, तो बेसिकली क्या होता है, एक दफ़ा फिर से रफली बता देता हूँ। इलेक्ट्रॉन जब है ना, इलेक्ट्रॉन मौजूद है सैंपल में और इलेक्ट्रॉन बीम इंटरेक्ट करती है उन सैंपल के इलेक्ट्रॉन्स के साथ। अब जब इलेक्ट्रॉन बीम ने सैंपल के इलेक्ट्रॉन के साथ जो है वो मेरे पास इंटरेक्ट किया, तो उस केस में कुछ इलेक्ट्रॉन्स ने अपनी जो एनर्जी है वो गेन की, और गेन करने के बाद अपने एटम्स और सैंपल से रिमूव हो गए या निकल आए, यानी कि जो मेरा सैंपल था उसके एटम्स आयोनाइज हो गए। ठीक है, अब आयोनाइज हो गए तो इस केस में जो मेरे पास दूसरे रिमूव होने वाले इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, वो जो हैं सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। और अगर मैं बात कर लूँ ऑब्जेक्टिव ऑपरेचर की, तो ये उन इलेक्ट्रॉन्स को ब्लॉक भी कर सकता है और रोक भी सकता है। द इलेक्ट्रॉन फॉर्म ड्यू टू इंटरेक्शन फ्रॉम द सैंपल। ठीक है, यही ऑब्जेक्टिव ऑपरेचर का रोल है। इट रेगुलेट्स द कन्वर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम अफेक्टिंग द रेजोल्यूशन एंड contrast image. A smaller objective operator results in more focused electron beam leading to higher resolution. A larger objective aperture collects more scattered electron, reducing resolution. ठीक है, ये होगी। अच्छा, लार्जर ऑब्जेक्टिव ऑपरेटर का क्या मतलब होता है कि अब ये भी एक स्लिट है ना, तो अगर ये स्लिट एक बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे होगी तो मेरे पास हो सकता है कि बहुत सारे सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन या स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन जिसको बोल सकते हैं वो भी जो है मेरे पाथ में या मेरी फ्लोरोसेंट स्क्रीन तक पहुंचे। तो इस केस में फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे मुझे जो इंफॉर्मेशन मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ इमेज, वो बहुत ही कम रेजोल्यूशन या बहुत ही कम क्लैरिटी की होगी। ठीक है, अब कम क्लैरिटी की क्यों होगी ये बात हम लेंसेज में पढ़ेंगे। अच्छा, अब कंट्रोल एरिया ऑपरेचर। अच्छा, कंट्रोल एरिया ऑपरेचर नाम से जाहिर है बेसिकली एक इस तरह का कंपोनेंट है जो कि इस चीज़ को कंट्रोल कर रहा है कि सैंपल जो है
सैंपल की कितने एरिया की इमेज बननी है। ठीक है। अब अगर मैंने कंट्रोल सिलेक्टेड एरिया ऑपरेचर या कंट्रोल एरिया ऑपरेचर को बहुत ज़्यादा कम कर दिया, बहुत ज़्यादा कम कर दिया, तो ये बिल्कुल एक या दो या चार एटम्स के तक भी जो है वो इमेज ले सकता है। लेकिन अगर इसकी जो मैंने डिस्टेंस है उनको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, तो उस केस में क्या होगा, मेरे पास एक लार्ज ऑब्जेक्टिव ऑपरेचर जो है वो बहुत ज़्यादा एक लार्ज एरिया जो है वो मेरे पास आ जाएगा स्टडी करने के लिए। और फिर अगर एरिया बहुत ज़्यादा लार्ज होगा तो ऑब्वियसली मेरी जो रेजोल्यूशन है या मेरी इमेज की जो क्लैरिटी है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। अच्छा, मैंने क्या कहा था कि ये बात हम अभी बताएंगे कि रेजोल्यूशन जो है वो रिड्यूस क्यों होती है इन केस अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन या स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन कोलेक्ट हो जाए। तो उसकी दो वजह है। ठीक है। अच्छा, अब लास्ट में ना लास्ट जो कंपोनेंट है वो लेंसेज के हैं। अब ये दोनों लेंस ना इंटरमीडिएट लेंस और प्रोजेक्टर लेंस आपस में मिलकर काम करते हैं। अब क्योंकि ये आपस में मिल के काम करते हैं तो इनके रोल्स जो है ना वो आपस में मिलते जुलते ही। जैसे कि इंटरमीडिएट लेंस क्या करता है, ये जो अब इलेक्ट्रॉन बीम आएगी और उसके बाद कन्वर्ज होगी इंटरमीडिएट लेंस के ऊपर। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन बीम इंटरमीडिएट लेंस के ऊपर कन्वर्ज होगी तो इसका मतलब इमेज जो है उसकी फॉर्मेशन हुई है। तो ये उस इमेज को क्या करता है, ये उस इमेज को जो है वो मैग्नीफाई कर देता है प्रोजेक्टर लेंस के लिए। और प्रोजेक्टर लेंस क्या करता है, प्रोजेक्टर लेंस उस फर्दर जो है उस इमेज को प्रोजेक्ट करता है या उस इमेज को शो कर देता है ऑन दी फ्लोरेसेंट स्क्रीन। ठीक है। फिर से समझो, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम आई, इलेक्ट्रॉन बीम ने जो है वो ऑब्जेक्टिव ऑपरेचर और सिलेक्टेड एरिया ऑपरेचर की स्लिट से निकल आई। उसके बाद क्या हुआ, इंटरमीडिएट लेंस ने इन दोनों इलेक्ट्रॉन बीम को जो है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कन्वर्ज किया। कन्वर्ज करने के बाद इमेज बनाई, और ना सिर्फ इमेज बनाई बल्कि एक मैग्नीफाइड इमेज बनाई। ठीक है। अच्छा, मैग्नीफाइड इमेज तो बना दी, उसके बाद क्या होगा, मैग्नीफाइड इमेज बनने के बाद प्रोजेक्टर लेंस ने इस मैग्नीफाइड इमेज को जो है वो फ्लोरोसेंट स्क्रीन तक प्रोजेक्ट किया, या आप कह लो मूव करवाया या शो करवाया ऑन दी फ्लोरोसेंट स्क्रीन। अच्छा, मैंने कहा था कि मैं बताऊंगा कि रेजोल्यूशन किस तरह से कम होती है। तो अगर हमने लास्ट लेक्चर आप लोगों ने देखा हो तो मैंने बताया था कि जिस एरिया में जो है वो एटम्स बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है एटम्स की, तो उस जगह पे मेरे पास जो है जब इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक करती है तो ज़्यादा से ज़्यादा सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं। सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन अगर ज़्यादा जनरेट होंगे तो मेरे पास डार्कर इमेज बनेगा। ठीक है। और अगर मेरे पास जो है वो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन बहुत कम बनेंगे, अगर मेरे पास जो एटम्स की कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा थोड़ी होगी, तो उस केस में मेरे पास जो है वो ब्राइटर इमेज बन रहा होगा, यानी कि वो जो इमेज का पार्ट होगा वो ब्राइटर होगा। तो इससे पता चलता है कि अगर मेरे पास, ये देखें, अगर मेरे पास स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो ऑब्जेक्टिव ऑपरेचर ने बिल्कुल भी ब्लॉक ना किया। ठीक है। तो अब बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं करेगी अगर ऑब्जेक्टिव ऑपरेचर जो है वो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स को या स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स को, तो उस केस में तो मेरा पूरा का पूरा इमेज ही डार्क हो जाएगा और मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन बचेगी नहीं जो मुझे सरफेस की टोपोग्राफी या सरफेस के स्ट्रक्चर के बारे में बता सके। तो इस तरह से जो है वो मेरे यहाँ इमेज की क्लैरिटी और इमेज की रेजोल्यूशन जो है वो अफेक्ट होती है बाय द सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन। अच्छा, यही इमेज की एनालिसिस के बारे में मैंने बात लिखी हुई है। द फाइनल इमेज फॉर्म डिपेंड ऑन द इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम विद द एटम ऑफ सैंपल। ठीक है। वो सैंपल के साथ क्यों, क्योंकि सैंपल में कुछ जगह पर जो एटम्स हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद होंगे और कुछ जगह पे बहुत कम तादाद में मौजूद होंगे। अब अगर डेंस एरिया की मैं बात करूंगा तो उधर डार्कर इमेज बन रही होगी, और अगर लेस डेंस एरिया की या बहुत थोड़े या ऐसे एरिया के बारे में जहाँ के पर एटम्स जो है वो बहुत थोड़ी तादाद में मौजूद होंगे, तो उस केस के लिए मेरे पास ब्राइटर इमेज बन रही होगी इन द केस ऑफ ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप।
बस इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म होता है। अगर आप लोगों ने ये वाली बात अपनी अभी भी क्लियर नहीं हुई तो ना आप लोग एक दफ़ा जो है वो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की कोई भी जो है वो इमेज एक दफ़ा नेट से देख लो, ताकि आपको जो है वो एक क्लैरिटी आ जाए माइंड में कि जो इमेज की फॉर्मेशन होती है इन द केस ऑफ ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वो किस तरह की होती है। So this video lecture ends here. I hope you had understand this video lecture. See you in the next video lecture.